आज तुम्हें एक प्रवृत्ति सुनाती हूँ। एक बलोच सरदार था, उसका नाम था कांगड़ा, यानी बलोच उसको कहते हैं जो बलोचिस्तान से जो निवासी थे जो आकर बस गए उनको बलोच कहते हैं। तो ये पंजाब की तरफ था ये। उसके पास बहुत घोड़े थे, घोड़ों का व्यापार करता था। तो उस कांगड़ा बलोच के शिकारपुर गांव के लोग आए और उसके घोड़ों को छीन के ले गए। पहले ऐसे ही होता था, गायों को छीन के ले जाते थे, घोड़ों को छीन करके ले जाते थे, फिर लाते थे, इसी तरह चलता रहता था। तो उसके 200-400 घोड़ों थे, उनको शिकारपुर के पठान आए, पठान लोग लेकर के चले गए। उसने कोशिश भी की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब वो बुढ़ापे में मृत्यु शैया पर पड़ा, उसके प्राण नहीं निकले, क्योंकि मैंने उन पठानों से बदला नहीं दिया, उनके घोड़े नहीं लिए। हाय मेरे बेटा होता तो वो बदला लेता। मेरे तो एक बेटी है क्यों संधि, 16-17 साल की लड़की, प्राण नहीं निकले। बेटी उसका बाप का दुख देख रही। उसने क्यों पूछा, पिताजी क्यों इतने दुखी हो गए? बेटी मेरे प्राण नहीं निकल रहे, मेरे बेटा होता तो बदला लेता। उसे जोर से प्यो संधि ने बोला, पिताजी मैं आपका बेटा, मैं बदला लूंगी उनका, मैं उनके घोड़े छीन के लाऊंगी। कि लाह पंजा दे वचन थे कि लो ये पंजा मैं करके लाऊंगी और उसके प्राण मुक्त हो। नानी साहब बेटी ने बोला? हाँ, बेटी ने कहा मैं लाऊंगी, कि पंजा दे वादा कर। उसने वादा किया कि मैं लाऊंगी। अब उसी दिन से उसने तीर चलाने की प्रैक्टिस शुरू की। लड़की ने घोड़े चढ़ने की, मर्दानी कपड़े पहने की, तीर चलाने की। रात दिन वो इसी में तीर कमान चलाने के निशाने में लगे हुए। अब उसका तीर चलने लग गया था, 1000 कदम दूर जाकर उसका तीर पड़ा। 1000 कदम। उसके मुकाबले में वहाँ के जवान नहीं टिक पा रहे थे और मर्दानी कपड़े में वो रहती घोड़े पर सवार। और वो उसने अपना खाना पीना लड़ाई के लिए तैयार करे ना, उसके चेहरे पर वो कांति थी। कोई बूढ़ी औरत देखती थी कहती काश हमारी भी ऐसा बेटा, कुंवारी लड़की देखती खाई हमें भी ऐसा हस्बैंड मिला, पति मिला, ऐसा उसका था। उसने देखा कब मैं इस लायक बन गई हूँ, 18-19-20 साल की हो गई, तब तक प्रैक्टिस में लगी रही। फिर वो एक दिन बाहर निकली, देखी जहाँ से मुझे घोड़े वगैरह लाना है, जहाँ का पता तो लगा करके आए कि कैसे क्या करूँ। मर्दानी कपड़े पहन करके वो बैठे एक तलाई पर, जरा खाना वाना खा रही थी। वहाँ पर उसने देखा कि एक राजपूत सरदार आया है, वो भी वहाँ पानी वानी पीने विश्राम लेने के लिए छाया में बैठे। दोनों बातें करने लगे। तो उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो आप कौन हैं? मेरा नाम भीमजी भट्ट और शिकारपुर के पठानों की घोड़ियाँ लेने के इरादे से हम जा रहे हैं। आहा, मैं भी इसी इरादे से बैठा हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ शिकारपुर में। अच्छा साथ हो, मिलो, हम दोनों मिल करके कह गए ना, तुम भी साथ चलो, मिलो प्यार। फिर भीमजी भट्ट ने पूछा उस जवान से, अब उसे जवान ही कहूँगी, फिर संधि नहीं कहूँगी। फिर उसने भीमजी भट्ट ने पूछा कि आप अकेले तो बैठे हो, आपके साथ वाले कोई नजर नहीं आ रहे इधर उधर? तो उस जवान ने हंस करके कहा कि कंथा घर में पेश के कई जोवे 6-7, साथी थारा 3 है यो कटारी हाथ। कंथा यानी तुम लड़ाई में बैठ करके किसका साथ देखना चाहती हो? साथी तुम्हारे 3 है, हिम्मत, शस्त्र, कटारी, भुजबल, हाथ की ताकत, वो मेरे पास है और मुझे किस साथी की जरूरत है। गए साथ, वो भी उनके साथ हो गया, उसके साथ 50-60 आदमी भीमजी पार्टी के साथ और भी थे। अब वो जाकर के जहाँ घोड़ियाँ चढ़ने के लिए जाती थी वहाँ ताक में बैठ गई। उन पठानों की घोड़ियाँ जंगल में चढ़ने आई और उन्होंने उनके ऊपर एकदम हमला बोल करके घोड़ियों को लेकर भगाने लगे, भागने लगे। तो उनके साथ में जो रखवाले आए थे दौड़ करके गाँव में गए और पठानों को इत्तला दी कि कोई आए हैं अपनी घोड़ियों को भगा करके ले जा रहे हैं। वो लोग घोड़ों पर चढ़कर साथ दौड़े, ये घोड़ियों को घेर कर आगे
अपने रास्ते पे ले जा रहे थे। दूर से देखा कि आगे हैं लोग लड़ाई करने वाले, घोड़ों को जल्दी भगाओ। तो उस पीयूष संधि ने, उस जवान ने कहा कि देखो आगे भगाने से काम नहीं चलेगा, एक पार्टी तो यहाँ खड़ी रहे तो आने वालों को रोके और दूसरी पार्टी उन घोड़ों को लेकर आगे भगा के ले जाए, नहीं तो ये भी साथ के साथ आएंगे, आगे होगा। एक यहाँ खड़े रहे। अब दोनों में से एक काम तुम करो और एक मैं करता हूँ, या तो मैं घोड़े लेकर भगाऊं, तुम इनके लेने के लिए रोको, या मैं खड़ा रहता हूँ इन सबको रोकने के लिए, तुम जाओ। तो भीम जी ने बोला तुम यहाँ खड़े रहो रोकने के लिए, अच्छा मैं खड़ा रहता हूँ। वो घोड़े लेकर के भगे और ये वक्त डट के खड़ी रहेगी तीर कमान लेकर के। किसकी हिम्मत हो जो आए आगे, और वो वहां से रवाना हो और वो तीर फेंके 1000 कदम पे जाकर उसको बींद ले। उधर वाले जो तीर फेंके, किसी का 200 कदम पड़े, किसी का 300, हद से किसी ने जोर से चलाया तो 400 500, वो उनको आगे ही नहीं बढ़ने दे। आगे बढ़ने के ऊपर मार 10-20 को गिरा दिया, आगे घोड़ा आया उसको वहीं पर बींद ले। निराश होकर बेचारे लौट गए, क्योंकि घोड़े भी दूर चले गए, तो आगे आनी नहीं थी, रास्ते में रुके, आए कहाँ से। ये पीयूष संधि घोड़ा दौड़ा करके वहाँ गए, जाकर भीम जी को रोका। भीम जी रुको, क्या कि लो घोड़ों की आधी पंक्ति लो, आधा हिस्सा मुझे दो। क्यों आधा हिस्सा के, क्यों? ये काम आपने किया, एक मैंने किया, अपना बराबर हिस्सा। आपने क्या रोका तो मैंने है, आप तो घोड़े लेके बराबर हिस्सा दो। भीम जी के इधर उधर वालों ने कसामसी की, उन्होंने कसामसी की तो ले लो तीर कमान, आओ अब आपके साथ में लगती हुई आपको भी जमीन पे पड़ाती। उन्होंने कहा भाई इसने तो इतने पठानों को रोक दिया, अपने को भी ये चूर चूर कर देगा ये जवान। उन्होंने कहा लो आधी आधी पालकी कर ली, आधी आधी घोड़ियाँ काट। अब उनमें एक घोड़ा रह गया, नर घोड़ा बच गया। 50-50 दोनों के पास आ गई तो एक बच गया। उसने कहा इसका भी लो, कि तुम क्यों दो भेड़ जी, मैं भी क्यों छोड़ू। तो उससे आया पीयूष संधि को गुस्सा, एक तलवार लेकर के घोड़े के मारी थे, 2 बटका ठास, लोग आधा आधा हिस्सा कर लिया। मुँह देखते रह गए, उनकी हिम्मत नहीं पड़े। उन्होंने अपने आधी घोड़ी संभाली, इन्होंने आधी घोड़ी संभाली। थोड़ा सा चले तब तक पीयूष संधि का गुस्सा भी उतर गया। तो उससे कहा मैं घोड़े ले जाकर मेरे घर में कहाँ रखूँगा। उसने कहा चलो मेरी तो जीत हो गई, बात रहेगी तुम्हें घोड़े बख्शे, बख्शे तुम्हें घोड़े ले जाओ। और उसने अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। तो फिर उसने भीम जी ने अपने साथियों से कहा कि देखो इतना बहादुर अपना आदमी दोस्त बना, ये नाराज होकर के जा रहा है, ऐसे आदमी को अपना मित्र बना करके रखना चाहिए, क्या पता ये कब काम आए, कैसा आदमी है। इसको तो इसे तुम यहाँ रुको, मैं जाकर उसे दोस्ती के हाथ बढ़ाकर खुश कर। भीम सिंह भाटी ने भीम सिंह ने कहा मैं खुश करके आता हूँ। ये आगे रवाना हो गई। आगे उसे पसीना आ रहा था, चकाबोल हो रही थी, प्यास भी लग रही थी। 2-3 दिन से उसने अपने कपड़े भी नहीं बदले थे। औरतें कहाँ बदले, क्या करे। एक सूदी बावड़ी नजर आई, तो बावड़ी में उतर कर अपने कपड़े उतार कर अपने को स्नान करने लगी, नहाने धोने लगी कपड़े। भीम जी भाग गया। बावड़ी में पता घोड़ा बंधा था ना, बावड़ी में से झांका तो उसने देखा एक औरत नहा रही है, तो एकदम पीछे हटा ले। इसे पता चल गया तो औरत है, पता चल गया तो मुझे मार ठोकेगी। पीछे पाँव भगा, 50 कदम बाद में खांसता धीरे धीरे आया, ताकि उसे पता चल जाए कि मैं अचानक उसने मैंने देख नहीं लिया। तब तक वो भी कपड़े पहनकर बाहर आ गई। अरे भीम जी तुम आ गए, कि देखो भाई आप तो नाराज होके आ गए। और अब भीम जी ने देखा कि औरत है, तो भीम जी का तो बात करने का तरीका ही बदल गया। अरे मित्र आप तो हमारे, आपकी तो मेहरबानी से हमारी जिंदगी सुधर जाती है। आप तो ऐसे है, आप तो ऐसे है। और वो उसे प्यार की बातें करके उसे रिझाने लगा, औरत का मन रखने के लिए, रिझाने के लिए। उसका मन उस पर चल गया कि ये औरत अपने घर में आ जाए, किसी तरह मोहब्बत बना ले। तो कैसे 5-7 मिनट उसने से मोहब्बत की बातें की। और पीयूष संधि ने पूछा भीम जी सच बताना, तुम 5-7 मिनट पहले इस बावड़ी में आ गए थे क्या? है मुझे मारो या जिंदा रखो, मेरी तो गलती हो गई, तो मेरे बाहर देने वाली हो गए तो जैसा तो। फिर उसने कहा किसी तरह उसने उसको मना लिया, प्रेम की बातें की।
मेरा घर उज्जवल करो, पधारो आप, और ये है वो भी राजी हो गई। दोनों पति पत्नी बनकर अपने गांव में रहने लग गए। फिर उसने कहा शादी से पहले, ले जाने के पहले, देखो यहाँ पर एक आटा नाम का भील है, मेरी सगाई उससे पहले हो चुकी, मैं उसकी मंगनी, उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेरी शादी हो गई, वो छोड़ेगा नहीं, वो बदला लेने जरूर आएगा। जिनका लेने दो बदला, आए कोई बात, मैं तो मरने को तैयार हूँ तुम्हारे लिए बदला ले। अब उसके 2 बच्चे हो गए, जखड़ा और मुखड़ा, और वो दोनों पति पत्नी सो रहे थे और आटा भील को पता लग गया, जो तलाश करता हो रात को आया, आकर के ऊपर मुंडेर पर बैठा था, जब मौका मिले जाऊँ। ऊपर से फिर संधि की आंख खुल गई, चुपचाप अपने सराने से तलवार लेकर के खड़े। जैसे वो पास आकर भीम जी के ऊपर वार करने लगे, उससे पहले उसने आटा भील के 2 टुकड़े होकर नीचे खून ही खून बिखर गया। भीम जी सवेरे उठे, उन्होंने पूछा ये क्या खून मेरे पाँव में कैसे आया, क्या आया? तो आटा बिखरा, कुछ नहीं, आटा बिखरा। अब उसके 2 बेटे हुए, उनका नाम रखा जखड़ा और मुखड़ा। दोनों अपनी माँ की तरह, चेहरा, नौ, आँख का तोड़, ये बिल्कुल 10, 12, 13 साल के बच्चे थे। गांव में बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब तक किसी लड़के ने आकर के कहा नारायो, उस गाय को दोबारा, गाय को खा रहा है। तो दोनों भाई दौड़े और उस दाद मार डाला। किसको मार दिया? शेर। नार आया तो नार आकर के किसी गाय को दबोच करके बैठा, तो उसके साथ खेलने वाले ग्वाले वगैरह थे, उन्होंने कहा नार आयो, शेर आया। तो गया, उसने शेर को मार डाला और पूंछ पकड़ करके घसीट कर ले आए, ला करके टेकड़ा कुत्ते को फेंक दिया। खाया तो फिर भीम जी ने कहा कि देखो ये हमारे यहाँ का जो नवाब है उसकी शिकार है, और नवाब को पता चलेगा तो वो जरूर नाराज होगा, क्योंकि जो राजा महाराजा थे अपने शिकार वगैरह किसी और को मारने नहीं देते थे, अपने लिए रखते थे कि दूसरी प्रजा की कोई मारे नहीं। नवाब साहब को पता लगा और भीम जी को तो बुलावा आ गई, तुम्हारे लड़कों को भेजो, तुमने घर मेरे बेटों ने मारा है, तुम्हारे बेटों को लेकर हाजिर हो। बेटे आए, बादशाह ने देखा उनका लड़कों का कोर, आँख का रौब और उनका बदन की गठन देख करके वो नवाब देखता है, तुमने शेर मारा? हाँ मारा। क्यों? क्या गाय को मार रहा था? मार दिया। क्या उनको गांव में आकर आदमियों का नुकसान करने देते क्या? ना मारा। देखता रह गया, ये किस निर्भयता के साथ ये बात कर रहा, क्या इनका तौर है? बच्चा या तो माँ पर होता है या बाप पर होता है। भीम जी को देखा है तो ये भी ठीक है, लेकिन इन लड़कों की तो बात ही कुछ और है। तो उसने कहा भीम जी मुझे तुम्हारे बेटों का खेत दिखाओ। खेत दिखाओ। खेत का मतलब क्या कि किस जमीन में ये पैदा हुए हैं। अच्छा, उनका वो खेत कहाँ पैदा हुए हैं? कहाँ पैदा हुए यानी किस माँ से पैदा हुए हैं। हाँ। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि इनकी माँ को दिखाओ। माँ कौन है? मुझे इनकी माँ को दिखाओ। अब भीम जी उदास होकर घर आए, आकर चुपचाप सिर पकड़ करके बैठ गए। यूं संधि ने पूछा कि नवाब से आए और क्यों सिर पकड़ के बैठे हो, हुआ क्या? कब मैं क्या बताऊं? नवाब कहता है कि इनको खेत को बताओ। क्या मैं अपनी औरत को ले जा करके नवाब के सामने पेश करूं? मैं तुम्हें लेके क्यों जाऊं नवाब के सामने? इधर नवाब का हुक्म के खेत दिखाओ। मेरी भी तो इज्जत है कि मैं अपने बीबी को ले जाकर उनको बताऊं। मैं ये बताने को नहीं, अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं? और नवाब का हुक्म आएगा, मैं उनका जागीरदार ठहरा। मुझे चिंता में पड़ा। फिर संधि ने कहा ठीक है। रात को उसने भीम जी को 2 पेग दारू पिला करके सुला। अमल दी भांग दी, हाँ लो आज मनवा, सुला दिया। उनको सुलाकर वो मर्दानी कपड़े पहनकर अपना वही तीर कमान लेकर के रवाना हो गई। वो तो निर्भीकता से इस तरह से रही हुई थी। जाकर नवाब से सलाम किया। सलाम। कौन हो भाई? शिकार खान। मेरा नाम शिकार खान। हमने सुना है कि हुजूर को शिकार का बड़ा शौक है।
इसलिए हाजिर हुए कि आपके भी शिकार देकर हम भी अपने 2 हाथ आपके पेश करें, नजर करें कि कैसे शिकार होती है, क्या होता है। अच्छी बात है, चलो शिकार खेलने चले। साथ में शिकार खां और नवाब साहब शिकार खेलने रवाना, शिकार हो रहे। अब वो तो जहाँ जाए तीर लगाया, ये हिरन मारा, तीर ठोका, ये शेर मारा, ये मारा, ये सुअर मारा। उसने तो ढेर लगा दिया, लोगों को रातू पाउंडा शिकार करता था। और नवाब भी उसका शिकार की देख वाह 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 बार बार तारीफ करे। 2-3 घंटे शिकार में इसने सैकड़ों का कर दिया। और बादशाह नवाब तो उसके ऊपर रीझ गया। उसने कहा हुजूर अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं यार, ठहरो, 1-2 दिन तो रुको, कल और शिकार खेलने जाएंगे, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। नहीं अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरी ज़रूरी काम है, फिर कभी आऊँगा, आपसे मिलूँगा। तो बादशाह ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। उनको अपने पोशाक दी, सिरोपाव दिया, ये तुम्हारे लिए पहनने की पोशाक, हाथ में पहनने के कड़े, पहले इनाम में बख्शीश में इज्जत देने के लिए ही देती थी, वो दिया। फिर ज़रूर मिलना शिकार का, हम ज़रूर मिलेंगे, आधा आगे आकर कपड़े खोल के भीम जी पड़े ही थे कहीं दारू पी करके इधर के आकर के। अब भीम जी जगह तो उसने कहा क्या करें, क्या आप जाओ ना, उनसे मिल लो, और ये जो कपड़े में लेके नवाब से मिल लो, नवाब से मिल लो, जाओ मिलो, बता देना। और अरे वो पूछेगा कि खेत कि ये मेरे कपड़े पहन, बादशाह ने जो सरोपाव दिया था ना वो पहन ले, वो सरोपाव पहन लो, कड़े पहन लो और जाओ। और पूछे तो कह देना कि ये आपने पहचाने नहीं है क्या, किसके साथ है, दिए आपने। जाकर के भीम जी ने सलाम करके नवाब के यहाँ बैठे। नवाब ने तोड़ करके पूछा फिर अकेले आए ना, खेत नहीं लाए मुझे दिखाने के लिए। हुजूर तो खेत तो मुलायजे कर चुके हैं ना, कि कब, ये किसके दिए, ये हुजूर पहचाने, ये कपड़े रे किसने दिए है, हाँ वही तो थे। ओ हो तो वारे वाह क्या था, उसके मुंह से निकल गया, नवाब के मुंह से, कि भूमि परखो है नरा, कहा परखो भी, भूमि बिन भला न निपजे नृप तुरी नरिंद। इसका मतलब ये है कि नवाब ने कहा कि तुम बीज क्या देखते हो, खेत देखो। जब खेत अच्छा होगा तभी बीज उसमें पड़ेगा, तब उसमें फसल अच्छी होगी। इसलिए 3 चीजें हैं वो जमीन के साथ होती है, राजा, वृक्ष, वनस्पति और इंसान आदमी। राजा, वनस्पति, नर तरु और नरिंद। नर यानी पुरुष, जो भी पुरुष होगा। हाँ। बिंद से कुछ नहीं है, वीर से नहीं है, धरती से है। घोड़ा, आदमी और वनस्पति। ये जैसा उसकी जमीन होगी, जैसी माँ होगा वैसे ही होगा वो। हाँ। बिना बीज के साथ नहीं होता है। नानी साहब का मतलब तो ये हुआ ना कि जैसी माँ होगी वैसे ही बच्चे होंगे, वैसे ही संतान होगी, और जैसे घोड़ी होगी वैसे ही घोड़ा होगा, और जैसी धरती बढ़िया होगी तो वैसे ही वनस्पति, पेड़ पौधे, सब्जी, अनाज।